हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर को। नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। तो इनका जन्म 1859 ईस्वी हरदोआगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1932 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रूपराम शर्मा था। इनकी माता का नाम जीवनी देवी था। नाथूराम शर्मा शंकर के उपनाम हैं कविता कामिनीकांत, साहित्य सुधाकर, भारत प्रगेंदु। यह उपाधि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा दी गई थी। भारत प्रगेंदु जो है यह उपाधि इनको राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा दी गई थी। खड़ी बोली का कबीर। नाथूराम शर्मा शंकर को खड़ी बोली का कबीर भी कहा जाता है। किसने कहा? डॉक्टर सुधींद्र ने कहा। डॉक्टर सुधींद्र ने। कविता कानन केसरी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आधुनिक कबीर नागार्जुन ने कहा। राजस्थान का कबीर इनको दादू दयाल ने कहा। बिहार का कबीर दरिया साहब ने कहा। खड़ी बोली का कबीर नाथूराम शर्मा शंकर ने कहा। नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं अपने आप को खुद कहा खड़ी बोली का कबीर। किसने कहा? नाथूराम शर्मा शंकर ने। विशेष तथ्य हैं, इन्होंने देवदत्त शास्त्री से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने नाथूराम शर्मा शंकर ने देवदत्त शास्त्री से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। ये आरंभ में उर्दू में लिखते थे। नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं पहले उर्दू में लिखते थे तथा स्थानीय मुशायरों में अपना कलाम पढ़ने के लिए बुलाए जाते थे। इन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया था तथा पीयूषवाड़ी वैद्य के रूप में प्रसिद्ध थे। नाथूराम शर्मा शंकर जो है आयुर्वेद का अध्ययन किया था और पीयूषवाड़ी वैद्य के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनकी आरंभिक कविताएं ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित होती थी। नाथूराम शर्मा शंकर की आरंभिक पत्रिकाएं जो हैं ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित होती थी, बाद में सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी प्रशंसा में निम्नलिखित दोहा लिखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाथूराम शर्मा शंकर के विषय में इनकी प्रशंसा के लिए निम्नलिखित दोहा लिखा था। रसिक कुमुद बन कलाधर, प्रतिभा परावार, कविता कानन केसरी, सहृदयता अवतार। जब सरस्वती में इनकी कविताएं खड़ी बोली में प्रकाशित हुई तो ग्रियर्सन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखकर प्रश्न किया था। नाथूराम शर्मा शंकर की कविताएं सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली में जब प्रकाशित हुई तो ग्रियर्सन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखकर प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? यह शंकर जी कौन हैं? उन्होंने प्रश्न पूछा, यह शंकर जी कौन है? इनकी कविताएं पढ़कर मैंने अपनी संपत्ति बदल दी है और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि खड़ी बोली में भी सरस और सुंदर कविताएं हो सकती हैं। इन पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव था। नाथूराम शर्मा शंकर पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव था। ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान न कहकर आर्य भाषा, आर्यावर्त आदि शब्दों का प्रयोग करते थे। नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान न कहकर किसका प्रयोग करते थे? आर्य भाषा, आर्यावर्त आदि शब्दों का प्रयोग करते थे। इसकी जगह पे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की जगह पर ये इसका प्रयोग करते थे। नाथूराम शर्मा शंकर की रचनाएं हैं गीतावली तुलसीराम की भी रचना है। गीतावली, गीत कुंज, दोहा, शंकर सर्वस्व, अनुराग रत्न, गर्भारंड रहस्य, शंकर सरोज, ये सभी रचनाएं 1951 ईस्वी में निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। नाथूराम शर्मा शंकर की जो सभी रचनाएं हैं निधन के बाद प्रकाशित हुई थी 1951 ईस्वी में। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य देखेंगे। गर्भारंड रहस्य जो है एक विशाल प्रबंध काव्य है। इसमें विधाओं की दयनीय स्थिति और
देव स्थानों पर होने वाले दुराचारों का चित्रण किया गया है। इन्होंने रीतकालीन नखशिख परंपरा का एक ग्रंथ कलित कलेवर नाम से लिखा था। नाथूराम शर्मा शंकर ने रीतकालीन नखशिख परंपरा का एक ग्रंथ किस नाम से लिखा था? कलित कलेवर नाम से लिखा था, किंतु युग परंपरा के विपरीत होने के कारण इसे नष्ट कर दिया गया था। ये आशु कवि थे तथा समस्या पूर्ति में दक्ष थे। नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं आशु कवि थे और किसमें दक्ष थे? समस्या पूर्ति में दक्ष थे। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, देशभक्त वीरों मरनों से नेक नहीं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं, डरना होगा प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तज पीताम्बर कंबल काला गोरे गूढ़ बनो ब्रजराज, शंकर नदी नद नदीशन के नीरज के। इनकी पंक्तियां हैं। आलोचकों की मत देखेंगे। फबतिया और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ा लंबी होगी। मैं सोच रही हूँ आज द्विवेदी युग को कंप्लीट कर देती हूँ। कल से मैं शुरू करूँगी छायावाद को। ओके फ्रेंड्स, तो मैथिली शरण गुप्त को देखते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 30 अगस्त 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 11 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। मूल नाम इनका क्या था? मिथिला दीपनंदिनी शरण। मिथिला दीपनंदिनी शरण इनका मूल नाम था। इनके पिता का नाम है रामचरण गुप्त। इनकी माता का नाम काशीबाई। काव्य गुरु मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु थे महावीर प्रसाद। इनको स्वीकार करते हुए इन्होंने साकेत की भूमिका में लिखा है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, यदि महावीर का उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इसमें जो है श्लेष अलंकार है। इनका उपनाम है दद्दा। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है? दद्दा। साथ ही साहित्यकारों द्वारा दिया गया ये नाम है। इनका उपनाम और है कौटुंबिक कवि। इन्होंने स्वयं अपने आप को कहा है कौटुंबिक कवि। राष्ट्र कवि या उपाधि 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दी थी। इन मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। यह उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी, भारत भारती के आधार पर। युग कवि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा, आधुनिक युग का तुलसी। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। सामंजस्य का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मधुप इस उपनाम से बांग्ला भाषा के कवि माइकेल मधुसूदन की कविताओं का हिंदी अनुवाद है। रसिकेंद्र इस उपनाम से सरस्वती ने पहली कविता भेजी थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है और अंत्यानुप्रास का स्वामी भी कहा जाता है। युगचारण हरियोध ने कहा। नारी उद्धारक कवि भी इनको कहा जाता है और खंड काव्य का सम्राट भी कहा जाता है। इनकी आरंभिक कविताएं वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी। इनकी आरंभिक कविताएं जो हैं वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी, बाद में सरस्वती में छपने लगी। प्रथम कविता इनकी है हेमंत। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता कौन सी है? हेमंत। 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और फ्रेंड्स, गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? तो गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की रचना है। गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की रचना है और हेमंत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
प्रथम काव्य रचना है रंग में भंग 1909 ईस्वी में। प्रथम काव्य रचना कौन सी है? रंग में भंग 1909 ईस्वी में। इनकी मौलिक काव्य रचनाएं देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की। रंग में भंग 1909 ईस्वी में है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में है। भारत भारती 1912 ईस्वी। तिलोत्तमा 1915 ईस्वी में है। वैतालिक 1916 ईस्वी में है। किसान 1916 ईस्वी में है। चंद्रहास 1916 ईस्वी। पत्रावली 1916 ईस्वी में है। शकुंतला 1916 ईस्वी में है। लीला 1919 ईस्वी। पंचवटी 1925 ईस्वी में है। आर्य 1925 ईस्वी। स्वदेश संगीत 1927 ईस्वी। हिंदू 1927 ईस्वी। त्रिपथगा 1927 ईस्वी है। शक्ति 1927 ईस्वी। वक्षसंहार 1927 में। वन वैभव 1927 में है। सैरंध्री 1927। विकट भट्ट 1927। गुरुकुल 1928 में है। झंकार 1929 में है। साकेत 1931 में है। यशोधरा 1932। उच्छ्वास 1935। सिद्धराज 1936। द्वापर 1936। मंगलघट 1937। नहुस 1940। कुड़ाल गीत 1942 ईस्वी में है। इनकी अगली रचना है अर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी में। काबा और करबला 1942 ईस्वी में। विश्व वेदना 1942 ईस्वी में है। अर्जित 1946 ईस्वी में है। प्रदीक्षिणा 1950 ईस्वी। पृथ्वीपुत्र 1950 ईस्वी में है। हिडिंबा 1950 ईस्वी में है। अंजलि और अर्घ्य और अर्घ्य जो है 1950 ईस्वी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय भारत 1952 ईस्वी में है। भूमि भाग 1953 में है। राजा प्रजा 1956 में है। रत्नावली 1960 में है। ये इनकी अंतिम प्रकाशित रचना है रत्नावली। उर्मिला अपूर्ण खंड काव्य है। विष्णुप्रिया 1957 में है। विष्णुप्रिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का वर्ण विषय देखेंगे। अब एक एक रचनाओं का वर्ण विषय देख लेते हैं फ्रेंड्स। रंग में भंग 1909 ईस्वी में है। यह मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना है। प्रबंधात्मक ऐतिहासिक खंड काव्य है। बोधी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का वर्णन किया गया है। रंग में भंग में बोधी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का चित्रण हुआ है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में है। महाभारत के जयद्रथ वध प्रसंग पर आधारित पौराणिक खंड काव्य है। अभिमन्यु के शौर्य का चित्रण भी है। उसमें कुल सर्ग 7 हैं। शकुंतला 1916 ईस्वी में है। पौराणिक खंड काव्य है और इसमें सर्गों की संख्या 11 है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का चित्रण किया गया है। पंचवटी 1925 ईस्वी में है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है। पंचवटी जो है 1925 ईस्वी में प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का चित्रण किया गया है। किसान 1916 ईस्वी में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय 1917 ईस्वी मानते हैं। किसान का किसानों के जीवन एवं कूली प्रथा का चित्रण है। किसान में किसानों के जीवन एवं कूली प्रथा का चित्रण किया गया है और आत्मचरितात्मक खंड काव्य है। किसान में सर्गों की संख्या 8 है। अगली रचना है सैरंध्री 1927 ईस्वी में है। पौराणिक खंड काव्य है। पांडवों के अज्ञातवास के समय द्रौपदी एवं किचक के प्रसंग का चित्रण है। बंक संहार 1927 में है। कुंती के आदर्श चरित्र एवं भीम द्वारा बक के संहार का चित्रण किया गया है। वन वैभव 1927 ईस्वी में है। गंधर्व चित्रसेन द्वारा दुर्योधन के पराजय एवं अर्जुन की विजय गाथा का वर्णन है इसमें। अगली रचना है शक्ति 1927 ईस्वी में है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा के शौर्य का वर्णन है। यशोधरा 1932 ईस्वी में है। चंपू एवं संगीत रूपक शैली में रचित प्रबंधात्मक खंड काव्य है। यशोधरा जो है
प्रबंधात्मक खंड काव्य है और चंपू एवं संगीत रूपक शैली में रचित है। नारी के स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। यशोधरा में नारी के स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। द्वापर 1936 ईस्वी में है। द्वापर प्रबंधात्मक खंड काव्य है। एकालाप इसमें जो है एकालाप शैली में रचित है। द्वापर जो है एकालाप शैली में रचित है। एक धन आलाप नंद के वात्सल्य का वर्णन है। सिद्धराज 1936 ईस्वी में है। सिद्धराज जयसिंह के चरित्र का चित्रण है इसमें, और सिद्धराज जो है प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें सर्गों की संख्या 5 है। नहुस 1940 ईस्वी में है। नहुस जो है 1940 ईस्वी में है। मनुष्य के पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त करने एवं अहंकार ग्रस्त होने पर पतित होने का चित्रण है इसमें। नहुस नाटक भी किसी का है फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना नहुस नाटक किसका है। प्रबंधात्मक खंड काव्य कुल सर्ग इसमें 7 हैं। अगली रचना है कुड़ाल गीत। कुड़ाल गीत 1942 ईस्वी में है। गीति शैली में रचित है। कुड़ाल की करुण गाथा का चित्रण किया गया है। काबा और करबला 1942 ईस्वी में है। इमाम हुसैन की बलिदान गाथा का चित्रण किया गया है। अजीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1942 ईस्वी में है। एक राजनीतिक बंदी का आत्मकथात्मक आख्यान है इसमें। इनकी अगली रचना है हिडिंबा। हिडिंबा 1950 ईस्वी में है। महाभारत के आख्यान पर आधारित है। भीम और हिडिंबा के विवाह का चित्रण किया गया है। हिडिंबा में भीम और हिडिंबा के विवाह का चित्रण है। आर्य एवं अनार्य जातियों में समन्वय स्थापित करना। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में है। विष्णुप्रिया कब है? 1957 ईस्वी में है। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया पर आधारित खंड काव्य है। रत्नावली 1960 ईस्वी में है। मैथिली शरण गुप्त की अंतिम प्रकाशित रचना है रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली के जीवन पर आधारित खंड काव्य है। रत्नावली में जो है तुलसीदास की जो पत्नी है रत्नावली, उनके जीवन की कथा इसमें आधारित है और ये जो है खंड काव्य है। उर्मिला अपूर्ण खंड काव्य है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग पर आधारित खंड काव्य है। साकेत 1931 ईस्वी में है। साकेत पाली भाषा का शब्द है। साकेत कैसा शब्द है? पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत किसकी रचना है फ्रेंड्स? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। साकेत जो है महाकाव्य है। राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 12। नवम सर्ग में सबसे बड़ा है। साकेत में सर्गों की संख्या 12 है और इसमें नवम सर्ग जो है सबसे बड़ा है। नवम एवं दसम सर्गों में उर्मिला के विवाह का वर्णन है। नवम एवं दसम सर्गों में उर्मिला के विरह का वर्णन है। साकेत की रचना में लगा समय 15 से 14 वर्ष। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है। साकेत की रचना करने में समय कितना लगा? 15 से 16 वर्ष। मैथिली शरण गुप्त को साकेत की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। कब मिली? 1908 ईस्वी में। साकेत का मुख्य उद्देश्य क्या है? साकेत का मुख्य उद्देश्य उर्मिला के त्याग का चित्रण करना है। साकेत के राम वाल्मीकि रामायण के नज़दीक हैं, अर्थात इसमें राम को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। जय भारत 1952 ईस्वी में है। महाभारत के कथानक पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें सर्गों की संख्या 47 है। इसमें नायक जो है युधिष्ठिर है और इसका प्रधान रस शांत है। अनुदित रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचनाएं हैं। संस्कृत से अनुदित रचनाएं की कौन कौन सी हैं? स्वप्नवासो दत्ता,
1914 ईस्वी में है। भास के नाटक का अनुवाद है। स्वप्नवासव दत्तम किसकी रचना है? भास की। भास के नाटक का अनुवाद है इसमें। गीतामृत 1925 ईस्वी में है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का अनुवाद किया गया है। दूध घटोत्कच 1955 ईस्वी में है। ये भी भास के दूध घटोत्कच एकांकी का अनुवाद है। अभिमारक, अभिमारक ये भी भास की रचना है। भास का नाटक है। 1963 ईस्वी में भास के नाटक का अनुवाद है। प्रतिमा 1963 ईस्वी में है। भास के नाटक का अनुवाद है। अभिषेक 1963 ईस्वी में है। भास के नाटक का अनुवाद है। उरुभंग 1914 ईस्वी में है। ये रचना अप्रकाशित है। भास के उरुभंग एकांकी का अनुवाद है।